अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ओबी की क्लास में पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से वर्क करती हैं, ग्रुप डायनामिक्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटर रोल प्ले क्या होता है, रोल क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं रोल के, और ग्रुप की स्टेजेस के स्टार्ट के बारे में हमने पढ़ा था। हमने 2 स्टेजेस पढ़ी थी। तो बेसिकली ग्रुप जो डेवलपमेंट है उसकी हमारे पास 6 स्टेजेस हैं। तो अब हम इस लेक्चर में लास्ट 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टेज नंबर 3 को देख लेते हैं। स्टेज नंबर 3 है हमारे पास स्टेटस के बारे में, यानी स्टेटस जो है और स्टेटस रिलेटेड जो फिनोमिना है वो हमारे पास ग्रुप पे किस तरह से एक्ट करते हैं और किस तरह से ये चीज़ चलती है हमारे पास ग्रुप में। तो बेसिकली स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो स्टेटस होता क्या है? स्टेटस इज अ सोशली डिफाइंड पोजीशन और रैंक। ये हमारे पास एक पोजीशन होती है या फिर एक रैंक होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास सोशली डिफाइंड होता है, ठीक है। स्टेटस सोशली डिफाइंड पोजीशन और रैंक होता है एक पर्सन का किसी भी सोसाइटी में। तो जब हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में स्टेटस क्या होता है कि कौन सा पर्सन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी किस पोजीशन और किस रैंक की बेस पे काम कर रहा है, और उसके जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको किस तरह से रैंक करती है उसकी उस पोजीशन के बारे में ये उसका स्टेटस होता है, ठीक है जी। स्टेटस जो है वो किन किन चीज़ों से हमारे पास डिटरमिन किया जाता है? द पावर अ पर्सन वील्ड्स ओवर अदर्स, यानी एक पर्सन की दूसरे पर्सन के ऊपर कितनी जो है वो डिग्री और या फिर लेवल ऑफ पावर है, ठीक है। जैसा कि कोई मैनेजर होगा या कोई हायरिंग पर्सन होगा या कोई एचआर के डिपार्टमेंट में होगा तो उसका स्टेटस जो है वो हाई होगा दूसरे पर्सन से, ठीक है। आम जो लोअर लेवल के जो पीपल होंगे जो बाकी ग्रेड्स पे काम कर रहे होंगे। इसी तरह अ पर्सन्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू अ ग्रुप्स गोल्स, या फिर उसका स्टेटस जो है वो किस तरह से डिटरमिन किया जा सकता है कि एक पर्सन जो है वो अपने ग्रुप में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी एक पर्सन कॉम्पिटेंट है, एक पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है, तो स्टेटस जो है वो किसका हाई होगा? ऑब्वियसली जो कॉम्पिटेंट है, जो ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, जो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उसको उसके जो पार्टनर्स हैं या उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो अच्छे से रैंक करेंगी, उसका स्टेटस अच्छा होगा। एक पर्सन जो सही काम नहीं करता उसका स्टेटस बुरा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन और उसकी रैंक जो है उसका काम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, उसकी पोजीशन और रैंक को वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, कम काम कर रहा होगा, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है जो स्टेटस को डिटरमिन करती है? एन इंडिविजुअल्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, आपकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली दो तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो वो आपके वर्क के बारे में थी, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में थी। थर्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके इंडिविजुअल, आपकी ट्रेड्स के ऊपर कि आप किस तरह से जो है काम तो आप करते ही करते हैं, किस तरह से हैं ये तो चीज़ अफेक्ट करती है। यानी ये भी कि आप दूसरे पर्सन्स को कैसे ट्रीट करते हैं, आप कितने ज़्यादा सोशल हैं, आपका बात करने का स्टाइल कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आप दूसरों को डील कैसे करते हैं, आपको कितने अच्छे आपको मैनर्स आते हैं, आप दूसरों को ट्रीट किस तरह करते हैं, ठीक है, आपका किस तरह का लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है दूसरों के साथ। तो क्या चीज़ है कि एक पावर आपकी आ जाती है कि आप कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ आपके रैंक को अफेक्ट करती है, आप अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से दे रहे हैं, और थर्ड नंबर पे आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब स्टेटस जो है अब हम देख लेते हैं कि स्टेटस एंड नॉर्म्स। अच्छा जी, स्टेटस जो है वो हमारी नॉर्म्स को किस तरह से अफेक्ट करता है? ब्रिंगिंग हाई स्टेटस मेंबर्स इनटू अ ग्रुप में इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अच्छा, हाई स्टेटस के जो मेंबर्स होंगे उनका क्या होगा कि उनकी नॉर्म की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी डेविएंट होगी, क्योंकि वो हाई स्टेटस के होंगे तो वो समटाइम्स ये कंसिडर नहीं करेंगे
कि अगर मैं नॉर्म्स को सही तरह से लेके चल भी रहा हूँ या नहीं भी चल रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं नहीं भी नॉर्म्स के ऊपर जो है वो नॉर्म्स को सही तरह से अप्लाई करा। लेकिन क्या होगा कि हाई स्टेटस मेंबर्स जो है वो एज अ होल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देगा, क्योंकि वो हाई स्टेटस के होंगे, उनको पता होगा कि हमने किसको कैसे डील करना है, अपना काम किस तरह से करना है, किस तरह अपने काम से काम रखना है, किस तरह अपने कोलीग्स के साथ कंट्रीब्यूट करना है, किस तरह एक सोशल बॉन्डिंग बनानी है। ठीक है जी। स्टेटस एंड ग्रुप इंटरेक्शन। अच्छा, स्टेटस की बेस पे आपका ग्रुप इंटरेक्शन भी जो है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर आपका स्टेटस ज़रा लो है या आप इतनी मैनेजरियल पोजीशन पे काम नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे कि आप अच्छे से अपने ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करेंगे, या समटाइम्स आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो भी आपसे ये डिमांड करेगी कि आप अपने फेलोज के साथ अच्छे से डील करें। जबकि अगर आपका स्टेटस ये है कि आप जो है वो एज अ सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं तो आपका उस लेवल पे ग्रुप इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा मैनेजरियल पोजीशन पे, क्योंकि मैनेजरियल पोजीशन पे आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक डिस्टेंस रखना पड़ेगा, आपको उनकी एक अप्रेजल बनानी पड़ेगी, तो आपको बड़ा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। जब आप बिल्कुल उनके साथ सबऑर्डिनेट लेवल पे काम कर रहे होंगे तो आपको उनके साथ अच्छा बॉन्ड बनाना पड़ेगा एक कोहेसिव ग्रुप बनाने के लिए। कोहेजन बेसिकली ये होती है कि एक ग्रुप के मेंबर्स आपस में कितने यूनाइटेड हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या बात आ जाती है कि स्टेटस एंड स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मेटाइजेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि किसी भी ख़ास ग्रुप के बारे में दूसरे ग्रुप के लोगों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको हम स्टिग्मेटाइजेशन कहते हैं। उसको बेसिकली उस कंसेप्ट को, उस व्यू पॉइंट को स्टिग्मा कहते हैं और इस प्रोसीजर को हम स्टिग्मेटाइजेशन कहते हैं। यानी स्टेटस जो है वो कैसे स्टिग्मेटाइजेशन को लीड करता है। स्टेटस स्टिग्मेटाइजेशन को इस तरह से लीड करता है कि एक ख़ास जो स्टेटस है उसके बारे में हर ग्रुप ऑफ पीपल का एक ख़ास स्टिग्मा होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है। जैसे अगर कोई लो लेवल पे जॉब कर रहा है, उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, तो लोग उसके बारे में ये सोचेंगे कि ये इसके पास तो शायद इतनी जो है वो पावर नहीं है, तो इसके पास तो इतनी कंपैटिबिलिटी भी नहीं है, ये इतना क्रेडिबल नहीं है। और अगर कोई हाई लेवल पे काम कर रहा होगा जिसका स्टेटस अच्छा होगा तो उसके बारे में लोगों की क्या स्टिग्मा होगा, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा लोगों का कि जी ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और इनको तो बहुत काम आता है और ये बहुत अच्छे से अपने ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे हाई स्टेटस का बंदा कितना ही इनकम्पैटिबल क्यों ना हो। ठीक है। तो आपका जो स्टेटस होता है वो स्टिग्मेटाइजेशन को लीड करता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप प्रॉपर्टी नंबर 4 की, जिसमें हम आ जाते हैं साइज एंड डायनामिक्स के बारे में। अच्छा, साइज एंड डायनेमिक्स क्या होता है। साइज बेसिकली ग्रुप का क्या होता है कि जो छोटे ग्रुप्स होते हैं मीन्स के वो ग्रुप्स जिनमें कम मेंबर्स होते हैं, और जो बड़े ग्रुप्स होते हैं यानी कि ऐसे ग्रुप जिनमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। तो ज़्यादा मेंबर्स वाले जो ग्रुप्स होते हैं और जो कम मेंबर्स वाले ग्रुप्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, यानी ग्रुप साइज जो है वो कितना मैटर करता है ग्रुप की डेवलपमेंट में, और ग्रुप डायनेमिक्स यानी ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ग्रुप का वर्क है वो किस तरह से किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ कैसे अफेक्ट करती है इसमें हम ये पढ़ेंगे। ग्रुप साइज क्या होता है बेसिकली हमारे पास कि वो क्या होता है, हम देखते हैं कि ग्रुप का साइज इफेक्ट करता है ओवरऑल बिहेवियर पे। ओवरऑल बिहेवियर यानी एज अ टीम भी इफेक्ट करता है, और किस तरह से ये भी इफेक्ट करता है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं आपस में भी वो एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं। जो एक छोटा ग्रुप होता है वो ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग लिए हुए होता है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। जो बड़ा ग्रुप होता है उसमें हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, और उसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हर कोई जो है वो एक दूसरे से समटाइम्स आर्ग्यू करेगा या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा, तो ये चीज़ उनकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगी। ग्रुप जितना छोटा होगा उतनी उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी,
उनमें जो है वो यूनिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो एज अ ग्रुप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल अच्छा काम कर सकेगी। तो ये है हमारे पास साइज का इफेक्ट, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स अबाउट द साइज ऑफ अ ग्रुप कंसर्न सोशल लोफिंग। साइज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक फिनोमेना आ जाता है सोशल लोफिंग का। सोशल लोफिंग बेसिकली क्या होती है? द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्सपेंड लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग कलेक्टिवली। अच्छा, सोशल लोफिंग ये होती है कि इंडिविजुअल्स में टेंडेंसी होती है कि वो लेस वर्क करते हैं जब वो कलेक्टिवली करते हैं। यानी लोग जब कलेक्टिवली काम करते हैं, ग्रुप की फॉर्म में काम करते हैं, तो उनको लेस काम करना पड़ता है, क्योंकि ग्रुप होता है तो हर ग्रुप के हर मेंबर को एक काम असाइन किया जाता है और हर मेंबर सिर्फ अपना अपना काम करता है। जबकि अगर इंडिविजुअली काम किया जाता है तो हर मेंबर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको जो काम असाइन किया गया होता है वो तमाम काम उसी को करना होता है, उसका कोई और ग्रुप मेंबर नहीं होता। इस फिनोमिना को हम कहते हैं सोशल लोफिंग, ठीक है। कि जब कलेक्टिविस्टिकली लोग काम करते हैं तो उनमें ये टेंडेंसी कम हो जाती है कि वो अच्छे से अपना काम करें, यानी वो थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें सोशल लोफिंग बताती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट कॉजेज सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग बेसिकली होती क्यों है? जब लोग एक ग्रुप में काम करते हैं तो वो क्यों ऐसा करते हैं कि वो कम काम करते हैं? इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इट मे बी अ बिलीफ दैट अदर्स इन द ग्रुप आर नॉट कैरिंग देयर फेयर शेयर, यानी कि दूसरे लोग जो हैं वो भी फेयर काम नहीं कर रहे। तो जब दूसरे फेयर काम नहीं कर रहे तो मुझे फेयर काम करने की क्या ज़रूरत है? एक रीज़न ये हो सकती है, ठीक है। अनदर एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये हो सकती है इज द डिफिकल्ट डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफ्यूज़ हो गई है, वो सब में डिवाइड हो गई है। जब एक बंदा इंडिविजुअली काम करता है तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की तरफ होती है, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश करता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है तो हर बंदा दूसरे की वर्क सेंस पे डिपेंड करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये कह के छोड़ देता है कि दूसरा बंदा काम करेगा तो मेरा भी नाम आ जाएगा, हमने इंडिविजुअली तो काम नहीं करना, कलेक्टिवली करना है, ठीक है जी। अच्छा, इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं सोशल लोफिंग की और साइज़ की, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं हमारे पास। ओबी में when managers use collective work they must also be able to identify individual efforts। अच्छा, जब मैनेजर्स जो हैं वो काम करते हैं कलेक्टिवली या अपने एम्प्लॉयज़ से कलेक्टिवली काम करवाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंबाइन करके चलना चाहिए। यानी किसी भी ग्रुप में जब एक काम होता है ग्रुप की फॉर्म में, तो ये जो कोई अपर अथॉरिटी होती है, कोई मैनेजर होता है या जो कोई भी पर्सन होता है जो ग्रुप की वर्किंग को चेक कर रहा होता है, तो उसको इंडिविजुअल एफर्ट भी ज़रूर चेक करनी चाहिए ताकि सोशल लोफिंग जो है वो कम हो जाए, यानी मेंबर्स की टेंडेंसी कम काम करने की ख़त्म हो जाए, यानी मेंबर्स एफिशिएंटली काम कर सकें और उनमें से लेजीनेस निकल जाए। अच्छा, ये जो है हमारे पास ये कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में ज़्यादा होती है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में ज़्यादा नहीं होती सोशल लोफिंग। कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में क्यों ज़्यादा होती है? कि वो कलेक्टिवली काम करते हैं और वो देखते ही इस चीज़ को हैं कि हमें जो है इंडिविजुअली काम नहीं करना। उनकी आइडेंटिटी भी जो है वो एक ग्रुप की फॉर्म में होती है, तो वो काम भी ग्रुप की फॉर्म में करते हैं और लेजीनेस नहीं दिखाते और दूसरों पे रिलाई नहीं करते, अपना काम खुद करते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स होते हैं उनमें ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है जी, जब उनको ग्रुप में काम दे दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप प्रॉपर्टी नंबर 5 की, जो हमारे पास है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस बेसिकली हमारे पास क्या होती है?
कोहेसिवनेस होती है द डिग्री टू विच ग्रुप मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड आर मोटिवेटेड टू स्टे इन द ग्रुप, यानी ग्रुप मेंबर्स कितने ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं और उस अट्रैक्शन की बेस पे वो कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। ये चीज़ें जो हैं कोहेजन को डिटर्मिन करती हैं। कोई भी ग्रुप जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होगा, आपस में जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, उसकी कोहेजन इतनी ज़्यादा अच्छी होगी और उसकी ग्रुप डेवलपमेंट और ग्रुप परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। जिस ग्रुप में अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगी, मेंबर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होंगे, उनके आपस में एक दूसरे के साथ ग्रजेस होंगे, उनकी कोहेजन अच्छी नहीं होगी और वो अच्छा ग्रुप नहीं बनाएंगे। अच्छा ग्रुप नहीं बनाएंगे तो एज अ होल वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। मोटिवेशन भी यही होती है, इसी तरह से ही वर्क करती है मोटिवेशन भी, कि एक पर्सन जितना अच्छी तरह मोटिवेटेड होगा वो उतने अपने ग्रुप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा, अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ उतना ही अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकेगा। जब वो अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा हर मेंबर, तो ग्रुप कोहेसिवनेस अच्छी होगी और ग्रुप डेवलपमेंट भी अच्छे से परफॉर्मेंस हो सकेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ग्रुप की जो कोहेसिवनेस है वो हमारे पास किस तरह से एनकरेज हो सकती है, हम उसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी ग्रुप की अट्रैक्शन और मोटिवेशन को, उसकी कोहेसिवनेस बढ़ाने के लिए। हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे आइडियाज़ होते हैं कि मेक अ स्मॉलर ग्रुप। जैसे मैंने आपको लास्ट हेडिंग में बताया साइज में कि ग्रुप जितना स्मॉल होगा उसकी उतनी कोहेजन अच्छी होगी। ठीक है। एनकरेज अग्रीमेंट विद ग्रुप गोल्स, यानी हर मेंबर जो है वो अग्रीड हो इस बात पे, जो है वो अपने आप को एक फर्म उसका बिलीव हो कि मुझे ये गोल्स हैं और मुझे इन गोल्स के साथ डिटर्मिन्ड रहना है और मुझे इन्हीं गोल्स पे ही काम करना है, सो दैट डिस्ट्रैक्शन ना हो। जितनी कम डिस्ट्रैक्शन होगी उतनी कोहेजन अच्छी हो जाएगी। नंबर 3 क्या है, इंक्रीज द टाइम मेंबर्स स्पेंड टुगेदर, यानी मेंबर्स जो हैं, ग्रुप मेंबर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक दूसरे के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जितनी ज़्यादा वो डिस्कशन करेंगे अपने वर्क के बारे में, या उनकी सोशल बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी, उनकी कोहेजन भी उतनी अच्छी होगी, वो काम भी उतना अच्छा करेंगे। एक और पॉइंट ये है, इंक्रीज द ग्रुप स्टेटस एंड परसीव डिफिकल्टी ऑफ अटेनिंग मेंबरशिप, ग्रुप का जो स्टेटस है वो इंक्रीज कर दें। जब ग्रुप एज अ होल ये देखेगा कि हमारा तो कोई ख़ास स्टेटस नहीं है और हमें सिर्फ ऑर्डर दिया जा रहा है और हमारे पॉइंट्स को वैल्यू जो है वो नहीं दी जा रही, हमारी ओपिनियंस को कोई राय नहीं दे रहा, तो वो क्या करेंगे कि उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा और उनकी अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ भी डिक्रीज हो जाएगी, तो कोहेसिवनेस भी कम हो जाएगी। नंबर 5 पे हम देख लेते हैं, स्टिमुलेट कंपटीशन विद अदर ग्रुप्स, यानी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन बनाया जाए, सो दैट हर ग्रुप अपना जो टास्क है वो अच्छे से परफॉर्म करे। ठीक है, ट्राई करे कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगा दूसरे से एक्सेल करने के लिए, दूसरे ग्रुप से। नंबर 6 पॉइंट है, गिव रिवार्ड्स टू द ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल मेंबर्स। अच्छा, ग्रुप को एज अ होल रिवॉर्ड्स दिए जाएं, इंडिविजुअल मेंबर्स को ना दिए जाएं, यानी एम्प्लॉयज़ को जो हैं वो रिवॉर्ड्स जो दिए जाते हैं, जो इंसेंटिव्स दी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, जो उनके पे राइजेस होती हैं, या जो भी कोई ऐसा उनका रिवॉर्ड सिस्टम है, वो इंडिविजुअली ना दिया जाए बल्कि ग्रुप में दिया जाए। तो क्या होगा, ग्रुप में सब अच्छा काम करेंगे, क्योंकि सबको होगा, उनके माइंड में ही होगा कि हम काम अच्छा करेंगे तो सबको इसका इंसेंटिव मिलेगा, तो आपस में भी उनकी बॉन्डिंग इस चीज़ से अच्छी होगी। जब उनको लगेगा कि इंडिविजुअली हर एक को अपना अपना एडवांटेज मिल रहा है, हर एक को अपना अपना इंसेंटिव मिल रहा है, तो आपस में ग्रुप के मेंबर्स भी जो हैं वो क्या करेंगे, एक ग्रुप के मेंबर्स उनमें एक दूसरे से जेलसी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर एज अ होल रिवॉर्ड सिस्टम होगा, ग्रुप के अंदर होगा, तो एज अ होल ग्रुप की वर्क भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद क्या है, फिजिकली आइसोलेट द ग्रुप, यानी ग्रुप को जो है वो फिजिकली आइसोलेट करके रखा जाए, यानी उनको फिजिकल सेटिंग्स ऐसी दी जाएं कि हर बंदा अलग अलग विसिनिटी में बैठ के, अलग अलग थोड़े डिस्टेंस से लोकेशन में बैठ के काम करो। सोशल बॉन्डिंग उनकी बहुत अच्छी हो, आपस में उनका कॉन्टैक्ट भी अच्छा हो, लेकिन उनको बिठाया अलग अलग जाए। जब उनको पास पास बिठाया जाएगा तो हो सकता है कि वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएं, या आपस में जो हैं वो ऐसी कन्वर्सेशंस करें या कुछ और डिस्कशंस करने लग जाएं, कोई पर्सनल या डोमेस्टिक डिस्कशंस करने लग जाएं, जिनसे उसका काम जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। नंबर 6 पे आ जाती है हमारी ग्रुप प्रॉपर्टी डाइवर्सिटी।
डाइवर्सिटी के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में, तो अब हम यहाँ पे इसका सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। यानी डाइवर्सिटी जो है वो ग्रुप की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट करती है। डाइवर्सिटी हमारे पास होती क्या है, बेसिकली द एक्सटेंट टू विच मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यानी किसी भी ग्रुप में एक मेंबर दूसरे मेंबर से कितना सिमिलर है या फिर कितना डिफरेंट है, ये चीज जो है डाइवर्सिटी कहलाती है हमारे पास। ठीक है जी। डाइवर्सिटी जो है वो क्या करती है, समटाइम्स ग्रुप में एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर देती है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है। यानी एक ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से जब डिफरेंट होंगे, एक दूसरे की ओपिनियंस डिफरेंट होंगी, बैकग्राउंड डिफरेंट होंगे, तो क्या होगा, ग्रुप में एक इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या होगा, उनकी बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी तो एज अ होल ग्रुप की वर्किंग स्लो हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम बात कर देते हैं कि डाइवर्सिटी में फॉल्ट लाइंस कैसे होती हैं। फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं, द परसीव्ड डिविजन्स इनटू दैट स्प्लिट ग्रुप्स इनटू टू और मोर सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अच्छा, डाइवर्सिटी में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फॉल्ट लाइंस का। फॉल्ट लाइंस हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ये एक लाइन होती है जो किसी भी चीज को दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है। यानी एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ने एक ग्रुप बनाया है कि उससे एक ग्रुप ने काम करना है। अब उससे ग्रुप में डिफरेंट जो है वो पोजीशन पे हायर किए हुए लोग जो हैं वो रखे गए हैं। अब उनमें से कुछ मेल भी हैं, कुछ फीमेल भी हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जेंडर के लोग तो काम नहीं कर रहे होते हैं, ना तो सारे मेल होते हैं ना सारे फीमेल होते हैं, और एज भी सबकी डिफरेंट होती है, हर किसी की एज एक नहीं होती। तो जो एक ग्रुप में जो फर्दर आगे से डिवीजन हो रही होती है जिस क्राइटेरिया पे, उसको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं। यानी एक ग्रुप में मेल भी हैं फीमेल भी हैं, तो हमारे पास जेंडर एक फॉल्ट लाइन हो गया। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं, बाज जो हैं वो 20 से बिलोंग कर रहे होते हैं, वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं। बाज होते हैं अपने करियर के मिड वाले टाइम में होते हैं, 40s में होते हैं। बाज होते हैं रिटायरमेंट के करीब होते हैं। तो हमारे पास दूसरी डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गई, दूसरी फॉल्ट लाइन हमारे पास क्या हो गई, एज की। तो फॉल्ट लाइन बेसिकली वो फिनोमिना होता है जिसकी बेस पे एक ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है जी। ये फॉल्ट लाइंस जो हैं ग्रुप में डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा स्वेयर कर देती हैं, उसका लेवल कम्प्लेक्स कर देती हैं, उसको कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। तो फॉल्ट लाइन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि फॉल्ट लाइंस जो हैं वो इस तरह से क्रिएट करनी चाहिए, इनके बुरे इफेक्ट से बचने के लिए, कि हर मेंबर जो है वो दूसरे से एक कोहिजन में काम कर सके, अच्छे से काम कर सके। लाइक अगर एज ग्रुप का डिफरेंस है तो ग्रुप ऐसा बना दिया जाए कि एक एज ग्रुप के लोग जो हैं वो इकट्ठे काम कर रहे हों, और उनको कोई पर्सन जो है वो ऐसा डील कर रहा हो, उनका जो कोई बॉस है या कोई जिसने उनको प्रोजेक्ट असाइन किया है वो उनसे थोड़ी सी बड़ी एज का हो, या बाकी मेंबर्स जो हैं वो एक ग्रुप में सारे एक ही एज के हों। अगर वो लेस एज के हैं, ज़रा मिडिल एज के हैं या 20s 30s में हैं, तो एक जो है एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट एज के मेंबर्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा कि बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाएगी और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी और ग्रुप परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा कि ग्रुप डेवलपमेंट के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, वो किस किस तरह से उनको इफेक्ट करते हैं। जिनमें हमने पढ़ा स्टेटस किस तरह से इफेक्ट करता है, उसमें हमने लो और हाई स्टेटस की बात की, सोशल क्लास के स्टेटस की बात भी हमने की, और उस स्टेटस की बात भी की जो ऑर्गेनाइजेशंस में भी लोगों के होते हैं। उसके बाद हमने साइज़ एंड डायनामिक्स के बारे में बात की कि किस तरह का ग्रुप साइज़ जो है वो किस तरह से वर्क करता है, बड़े साइज़ का ग्रुप जो है किस तरह वर्क करता है, छोटे साइज़ का किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद हमने कोहेसिवनेस पे बात की कि कोहेसिवनेस में क्या होता है,
अट्रैक्शन होती है, बॉन्डिंग होती है, हमारे पास मोटिवेशन होती है। उसके बाद हमने डाइवर्सिटी की बात की। डाइवर्सिटी में हमने देखा कि डाइवर्सिटी होती क्या है, वो किन किन चीज़ों पे बेस करी होती है, फॉल्ट लाइंस क्या होते हैं, उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।